नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी गतिविधियों और कुछ अन्य पहलुओं की। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को लोकतंत्रवादी और परिवर्तनशील बनाना था। कुछ दिन बाद जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र पार्टी बन गई थी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारत के फ्रीडम मूवमेंट को और अधिक तेज गति से चलाने का अभियान शुरू किया। 3 सितंबर 1939 को सुभाष चंद्र बोस जब मद्रास में थे तो उन्हें सूचना मिली कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध शुरू हो गया है। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भारत को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष तेज कर देना चाहिए। इधर कांग्रेस कार्य समिति ने सुभाष चंद्र बोस को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया। सुभाष ने फिर अपना संकल्प दोहराया और कहा कि अगर कांग्रेस आंदोलनों को तेज नहीं करेगी तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू करेगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के युद्ध ब्रिगेड ने कलकत्ता स्थित हॉलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, तोड़ दिया, जो प्रतीकात्मक शुरुआत थी और ब्रिटिश हुकूमत को संदेश था कि स्तंभ की तरह ब्रिटिश साम्राज्य को भी धूल में मिला दिया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फॉरवर्ड ब्लॉक की गतिविधियों को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियां थी उनको भारत की आजादी के एक अवसर के रूप में देख रहे थे। वो किसी भी तरह अपने आप को निष्क्रिय नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया, परंतु उन्हें नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट करके घर के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत नजरबंद रहकर नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकलने की योजना बनाई। सुभाष 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए पठान जियाउद्दीन मोहम्मद के भेष में घर से निकले। उन्हें शरद के बेटे ने कार से कलकत्ता से आज के झारखंड के गोमो जिला धनबाद तक पहुंचाया, जहां से उन्होंने ट्रेन पकड़कर पेशावर की ओर रुख किया, जहां उनकी मुलाकात अकबर शाह से हुई। मियां अकबर शाह ने कीर्ति किसान पार्टी के भगतराम तलवार से सुभाष बाबू की मुलाकात कराई। भगतराम तलवार के साथ सुभाष चंद्र बोस पेशावर से काबुल की ओर निकल पड़े। इस दौरान भगतराम तलवार रहमत खान नाम से सुभाष के चाचा बने और उन्होंने गूंगे बहरे की एक्टिंग की। काबुल में सुभाष चंद्र बोस उत्तम चंद मल्होत्रा नाम के व्यापारी के घर करीब 2 महीने रुके। यहीं से उन्होंने रशियन दूतावास में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसमें वो नाकामयाब रहे। उन्होंने जर्मनी, इटली के दूतावासों में भी प्रवेश करने का प्रयास किया और अंत में इटालियन दूतावास में प्रवेश करने का मौका मिला। ऑरलैंडो मैजेंटा नाम के इटालियन सिटीजन बनकर सुभाष चंद्र बोस काबुल से रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस रिबेंट्रॉप और एडम फोन जैसे जर्मन नेताओं के संपर्क में आए। सुभाष चंद्र बोस इटली के क्रांतिकारियों जैसे गैरीबाल्डी और मैजिनी के साहित्य से बहुत प्रभावित हुए और यहाँ के साहित्य को पढ़ने के बाद सुभाष इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें उन देशों का समर्थन हासिल करना चाहिए जो ब्रिटिश विरोधी हैं। मई 1942 को सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई। उन्होंने उसके सामने अपनी बात रखी, परंतु हिटलर ने भारतीय विषयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसने नेताजी से सहायता करने का कोई स्पष्ट वादा भी नहीं किया। इस मीटिंग के दौरान नेताजी ने हिटलर से एक नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपने अपनी पुस्तक मेन कैंप में भारतीयों की बुराई की है। तब हिटलर ने अपनी पुस्तक के अगले एडिशन में इस तथ्य को हटाने का वादा किया। इसी दौरान जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई। इस दौर में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से प्रसिद्धि मिलने लगी थी। अब नेताजी जान चुके थे कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो वे 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील से आबिद हसन सफरानी के साथ पनडुब्बी की मदद से पूर्वी एशिया की ओर चल पड़े और हिंद महासागर पहुंचे। इसके बाद वो जापानी पनडुब्बी की मदद से इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह पहुंचे। पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में उनकी मुलाकात क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से हुई। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी को सौंप दिया था। दूसरी तरफ नेताजी ने जापान के हिदेकी तोजो नेता से बात की, जिन्होंने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। नेताजी ने जापान की संसद को संबोधित किया और उनसे भी मदद।
इस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन सभी देशों से मदद मांगने का प्रयास किया जो ब्रिटेन के दुश्मन थे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि विश्व युद्ध चल रहा है और ब्रिटेन की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसके वे स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। वित्त विभाग SP चटर्जी, प्रचार विभाग SA अय्यर और महिला विभाग की जिम्मेवारी लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। इस सरकार को कुछ देशों ने मान्यता दी, जैसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड। अब बात करते हैं नेताजी के जीवन से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं की। नेताजी अपने जीवन काल में राष्ट्रीय आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 11 बार जेल गए। उन्होंने कांग्रेस में रहने के दौरान और कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद एक ही उद्देश्य रखा कि कैसे भी ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजाद कराया जाए। जब वे यूरोप में थे तब उन्होंने इटली के नेता मुसोलिनी से मुलाकात की थी। मुसोलिनी ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहायता करने का वचन दिया था। इसके अलावा वो आयरलैंड के नेता डी वलेरा से भी मिले थे। यूरोप में नेताजी की मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विठल भाई पटेल के साथ हुई, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। इतिहास की शब्दावली में इस बातचीत को पटेल बोस एनालिसिस कहा जाता है। इन्होंने सामूहिक रूप से गांधी के नेतृत्व की आलोचना की थी, निंदा की थी। जब विठल भाई पटेल बीमार हुए तो सुभाष बाबू ने उनकी सेवा की थी। विठल भाई पटेल ने अपनी सारी संपत्ति वसीयत के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी थी, परंतु जब विठल भाई पटेल की मृत्यु हुई तो उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को मानने से इनकार कर दिया। इस वसीयत को लेकर दोनों के बीच मुंबई हाई कोर्ट में मुकदमेबाजी हुई, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत गए थे। केस जीतने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संपत्ति को महात्मा गांधी के हरिजन सेवा हेतु भेंट कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि वो एक अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने अनेक किताबें लिखी। उनकी एक किताब इंडियन पिलग्रिम, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की गतिविधियों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुभवों और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा से त्यागपत्र देने जैसे प्रसंगों के बारे में लिखा है। वो स्वराज्य पार्टी द्वारा प्रकाशित फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के अखबार के संपादक भी थे। उन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की एक और किताब लिखी, जिसमें उन्होंने विभिन्न आंदोलनों, उनकी कार्यशैली और उनकी विचारधारा और उनके स्वरूप के बारे में लिखा। सुभाष बाबू ने अनेक पत्र अपने परिवार के सदस्यों, अपनी पत्नी एमिली सेंकल को लिखे, जिनका बाद में संकलन किया गया। इन पत्रों में विस्तार से अलग अलग पहलुओं की चर्चा की गई थी। अंत में हम यही कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए हर वो प्रयास किया, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हुई, वो इस मौके को खराब नहीं होने देना चाहते थे। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारत आजाद हो।